सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं द हिंदू सेशन के अंदर। ये जो आज के टॉपिक्स हैं, एक बार सभी लोग जस्ट लेट अस नो वॉइस आपकी परफेक्ट है, वॉइस सही है, एक बार लेट अस नो। तो आज के जो हम लोग टॉपिक्स देख लो एक बार, जो आज पब्लिश हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो वी हैव कार्ड थेरेपी, ठीक है, वी विल डिस्कस दिस साइंस टॉपिक। कार्ड थेरेपी क्या है, रेयर डिजीजेस बीच में समझेंगे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, इकोनॉमी एंड इंक्लूसिवनेस और चाइनीज सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क फ्रेमवर्क। ये इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है, जिस पर मेंस का प्रश्न आपको जरूर से फ्रेम होगा, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रेड सी कन्फ्लिक्ट। ये आईआर और ज्योग्राफी दोनों को लिंक करके हम लोग करेंगे, और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये वाला टॉपिक भी, ये वाला भी टॉपिक, और एक दो ऑल दो अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट स्टिल दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। तो वी विल डिस्कस देम। क्वेश्चन आज देख लो, आज का जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, जो नया एक इकोनॉमिक पैटर्न डेवलप हो रहा है, और इसको आंसर करने के लिए अगर आपने इकोनॉमी कहीं से भी पढ़ी हुई होगी तो इसको आंसर आप इतना आसानी से कर नहीं पाओगे जब तक हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उसके प्रति आपका अपडेट नहीं है। तो जैसे आप मतलब द कंसेप्ट ऑफ डुअल सर्कुलेशन, तो पहली चीज़ तो पता होना चाहिए, डुअल सर्कुलेशन इकोनॉमिक कंसेप्ट पे इस समय एक इमर्जिंग कंसेप्ट आ रहा है। तो डुअल सर्कुलेशन क्या है? तो डुअल सर्कुलेशन इज़ अ न्यू फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, 10 नंबर पे करना है। कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं, कोई भी इशू है, और ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे रीच कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं। डाउनलोड ये टॉपिक है आपका, मतलब आप लोग जो है अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो डाउनलोड दिस ऐप, दैट इज सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। आज ये जो एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, 50% का ऑफर एक्टिव है इसमें, ठीक है। तो 50% का ऑफर इसमें एक्टिव है। आप लोग में से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 10 टेस्ट कर लिए हैं, 11वां टेस्ट शेड्यूल्ड है, तो बाकी 10 टेस्ट भी आप करोगे, टोटल 50 टेस्ट हैं, ठीक है। तो जो प्राइस है उसमें 50% का ऑफ है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना है। 50% ऑफ है, तो साल ख़त्म भी हो रहा है, उसमें ये चीज़ का आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपकी चलती रहेंगी, और जो चीज़ें फर्दर ऐड ऑन होंगी वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक आपको मैंने बता रखा है, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगर आप इस साल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगले साल का देंगे, तो इस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन करना है, ना ही एडवांस करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। उसको ज्वाइन नहीं करना अगर 25 की तैयारी कर रहे हो। मैंने ये बात पहले भी आपको कह रखी है, आपको फिर अलग प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब वो फिर मैं कभी डिस्कस कर लूँगा आपसे। लेकिन 24 की तैयारी कर रहे हो तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, और साथ में एडवांस करंट अफेयर्स के आज 50% ऑफ उसमें है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। दो ही चीज़ें आपको करनी, मिस नहीं करना है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। टोटल 50 टेस्ट है, 2500 से 3000 टॉपिक्स कवर होंगे। अगर आप उस टेस्ट सीरीज़ को करोगे तो जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी आपको थोड़ा गाइड कर पाना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, मैंने पहले से भी डिस्कस किया है। 10 तारीख से प्रोग्राम शुरू होगा, और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है, इस पे मेल करना है। आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसके साथ मुझे मेल करना, विदाउट रिसिप्ट नहीं मेल करना है, ठीक है। ये मेल करना, और सारी जानकारी आप मुझे प्रोवाइड करना है, ये सारी, और बहुत ही मतलब सही तरीके से आप देना। जो चीज़ें हैं सब मैं कवर कराऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, तो उसमें तो आपका है ही, अब 20% ऑफ उसमें भी चल रहा है। तो अभी प्लानिंग आप कर रहे हो तो देखो, एक ऑप्शनल का भी है, टेस्ट सीरीज़ का भी है। मेंटरशिप प्रोग्राम में कोई ऑफ नहीं, क्योंकि उसका प्राइस वैसे ही कम रखा है, तो वो है, तो आप लोग अपना ज्वाइन कर सकते हैं, और ये है। चलो और सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। शुरू करते हैं। व्हाट इंसेंटिव्स डू साइंटिस्ट हैव टू स्टडी रेयर डिजीजेस। अब यहाँ पे देखो, हम रेयर डिजीज डिस्कस करेंगे, और एक कंसेप्ट है कार्ड थेरेपी, वो हम डिस्कस करेंगे, मतलब कार थेरेपी करके कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये दो चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर जो चीज़ें लिखी हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ पे ये लिखा है, आसानी से इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं इस थेरेपी के बारे में। बहुत सारे इमर्जिंग कंसेप्ट आप देखोगे, हाल फिलहाल हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांस चीज़ें डिस्कस भी की हुई हैं। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो वो बहुत चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस भी की हुई हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में ये कार्ड थेरेपी भी है,
आपको याद हो तो हमने लाइक वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट क्रिस्पर CS9 के बारे में, और जीन थेरेपी पर डिस्कशन हम लोग का हो चुका है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कई कंसेप्ट्स हैं उन पर भी हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देम, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर रखा है। तो अब यहाँ पे आ जाता है इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा नज़र बना लेते हैं। तो देखो, पहली चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी जो बीमारी होती है उस बीमारी को टैकल करने का तरीका क्या है। आप अगर बैक्टीरिया वायरस से ग्रसित हैं तो उसमें हम दवा खाएंगे और हम दवा से ठीक हो जाते हैं, बट कुछ ऐसी बीमारी होती है कैंसर ऐसा दवा खा के ठीक नहीं होगा। तो हम अपने इम्यून रिस्पॉन्स को कैसे एक्टिवेट करें, इम्यून जो रिस्पॉन्स है उस इम्यून रिस्पॉन्स को कैसे एक्टिवेट करें कि जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी जिम्मेदार है वो बीमारी के लिए, उसको डायरेक्ट उस कॉज को ख़त्म किया जा सके। तो कार्ड थेरेपी कुछ इसी प्रकार से है, इसको थोड़ा समझना, फिर जो लिखा है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, टी सेल्स के बारे में आपने सुना होगा। टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द टी सेल्स, तो देखो ये टी सेल्स हैं। अब टी सेल्स क्या होता है, इन टी सेल्स को आपको रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। रीप्रोग्रामिंग मतलब इसमें कुछ चेंजेस जो हैं इन टी सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, ये टी सेल्स को हम चेंज करते हैं, मतलब इनको रीप्रोग्रामिंग की जाती है। मतलब हम कुछ मतलब फॉर एग्जांपल कुछ इसमें ऐसा बदलाव करेंगे कि जिससे कि कोई भी बाहरी जो भी है, जैसे बाहरी अगर कोई आता है उसे हम एंटीजन बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें मौजूद एक एंटीना टाइप कुछ लगा, मतलब जिसे हम टेक्निकली एक शब्द यूज़ करते हैं रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर जो है उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके, और टी सेल्स जो हैं वो टी सेल्स बेसिकली कैंसर जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स को एक एंटीजन के रूप में मानेगा, और फिर ये टी सेल्स जो हैं इन्हीं कैंसर को खात्मा कर देगा। तो कुछ ये टी सेल्स में हम क्या करते हैं, इसकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं कुछ जेनेटिक चेंजेस करके, और इसमें कुछ बदलाव करते हैं। फिर इसको इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कैंसरस सेल्स में, और फिर ये जो कार्ड टी सेल्स हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कैंसर है, कैंसर में एक स्पेसिफिक कोई भी प्रोटीन है जो उस कैंसर सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोई नॉर्मल सेल है वो क्या करता है, जैसे मान लो एक सेल है, वो सेल ऐसा मल्टीप्लाई करेगा, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, या 3 पे डिवाइड हो जाएगा, या 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक सेल 1 2 3 4 में डिवाइड हो जाएगा, या मान लो 5 में डिवाइड हो जाएगा, जनरली देखा जाए। बट कोई कैंसरस सेल्स होता है ना, उस कैंसरस सेल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। अब उस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के लिए कोई जिम्मेदार होगा, तो वो कुछ ना कुछ मान लो प्रोटीन या जीन्स जो है वो जिम्मेदार होती हैं। तो टी सेल्स क्या करता है, जब आप इसकी रीप्रोग्रामिंग करोगे तो वो क्या करेगा, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद डायरेक्टली जो है फिर उसका खात्मा कर देगा। मतलब जो कैंसरस सेल्स हैं उनको जो है उनका खात्मा कर देगा। अब यहाँ ये भी आपको याद रखना है कि ये जो बदलाव किया जा रहा है, या टी सेल्स जो आप लेकर आ रहे हो, वो हमारे ही ब्लड, मान लो कोई इंसान बीमार है, वो उसके शरीर के अंदर कैंसर मतलब वो कैंसर से पीड़ित है, तो उसी के शरीर का ब्लड लेके उसी से टी सेल्स एक्सट्रैक्ट करके उसी में चेंजेस करके फिर उसी टी सेल्स को उसके शरीर में इंट्रोड्यूस करके उसमें जो ये टी सेल्स हैं उनको बस बोला, मतलब उनको ऐसा चेंज किया जाता है कि वो डायरेक्टली जाके फिर वो डायरेक्टली आपका जो है वो आपका हिट करेंगे, मतलब डायरेक्टली जो कैंसरस सेल्स हैं उनको टारगेट करके उनका खात्मा कर देंगे। तो ये जो तरीका है कि उस तरीके को ही हम CAR थेरेपी भी हम उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप चाहो तो दोबारा भी इसको सुन सकते हो, पॉज करके दोबारा सुन लेना। तो ये जो CAR का फुल फॉर्म क्या है, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो इसमें आपको एक प्रश्न ये आता है कि जो CAR थेरेपी होती है उसमें किन सेल्स का इस्तेमाल होता है, तो टी सेल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे जो भी पेशेंट है उसके पेशेंट्स के शरीर से आपने ब्लड निकाला, ब्लड निकालने के बाद आपने पेशेंट के शरीर से ब्लड निकाला, और ब्लड निकालने के बाद आपने ब्लड निकालने के बाद उसे टी सेल्स एक्सट्रैक्ट करके उसमें बदलाव करके और फिर दोबारा से उसी के शरीर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे होता क्या है, फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जिस पर्सन को आप ट्रीट कर रहे हो उसी के ब्लड से टी सेल्स का इस्तेमाल करो, तो रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। सो दिस टी सेल थेरेपी, इसमें क्या है कि इम्यून सेल्स कॉल्ड टी सेल्स, उनमें कुछ चेंज करके फिर दे स्टार्ट फाइटिंग कैंसर। वो लैब में जाके टी सेल्स में कुछ बदलाव आप करते हो। कई बार इसे सेल बेस्ड जीन थेरेपी शब्द भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इसमें कुछ जेनेटिक लेवल पे आप चेंजेस करते हो, कुछ ना कुछ बदलाव करते हो, कुछ उसमें जो बदलाव करोगे उसी की वजह से जो टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होके, मतलब क्योंकि वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा और कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनमें मौजूद जो प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर अटैच होंगे और अटैच होकर उनका खात्मा जो है
वो कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी आज के टाइम पे है, जो कि डेवलप भी कहीं ना कहीं जो है वो हो रहा है। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो टी सेल्स है, जैसा मैंने आपको बताया, जो पेशेंट है उसी के शरीर के ब्लड से ही लिया जाता है और उन्हीं टी सेल्स में बदलाव किया जाता है। दूसरा एक टॉपिक आता है, वो है रेयर डिजीज। एक इसी के अंदर अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज रेयर डिजीज। रेयर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कॉमन ना हो उसे हम रेयर शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रेयर बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा डिजीज है जो बहुत ही कम लोग के लिए होता है। जैसे मान लो इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, जैसे मान लो WHO का अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6.5 से 10 पर 10,000 लोगों में, मतलब 10,000 लोगों में इतना ही है, 6.5 से 10 लोगों में ये बीमारी आपकी होती है। और लगभग 7,000 रेयर डिजीजेज हैं। ये बहुत सारी बीमारी, इन पर मैंने पहले चर्चा कर रखी है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, हिस्टस्पर्ग डिजीज, गॉस्चर डिजीज, सिस्टिस फिब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, लाइजोसोमल स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ ऐसे हैं। कमेंट सेक्शन बताओ स्पेसिफिक कुछ एक मुझे बताओ कि जो लाइजोसोम होता है उसका हमारे सेल में क्या रोल होता है। जल्दी से बताना, ठीक है, जरूर से बताना। अब यहाँ पे देखो फिर कहा गया कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। जैसे रेयर डिजीज है, 10,000 लोगों में 6.5 से 10 लोगों को होता है। हर देश की कई लोग अपना अपना डेफिनेशन भी रखते हैं, लेकिन आप समझो कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो दवा बनाती हैं, वो उनका एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट से ही उनका सारा जो है चलना है उसको। अब इसमें मान लो कि आप पहला कोई, मतलब क्योंकि रेयर डिजीज़ है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च का खर्चा अलग से। उसके बाद फिर उसको बेचना पड़ेगा, तो बेचना तो बहुत महंगा बेचा जाएगा। जिनको रेयर डिजीज़ है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। आप सुनोगे कई बार एडवर्टाइजमेंट आता है कि इतना, मतलब 60 50 लाख रुपए का इंजेक्शन, ऐसा कई बार एडवर्टाइजमेंट आ जाता है यूट्यूब में, कभी देखो तो इतने का इंजेक्शन लगना है, इतनी स्थिति ऐसी है। तो जब ये स्थिति रहती है, ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर ये स्थिति बनी रहती है, देखने को जब हम कहते हैं लाइक वी कैन से कि जब रेयर डिजीज़ रहती है, तो अगर कोई सपोर्ट ना हो सरकार की तरफ, इसलिए रेयर डिजीज़ से रिलेटेड हमारी पॉलिसी भी आई है जिसमें हम कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है। बट सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो ये बीमारियाँ, इनको टैकल करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट और फिर जो दवा बनती है उसका कॉस्ट बहुत अधिक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको टैकल करना है। तो ऐसी जब थेरेपी डेवलप होंगी और सपोज करो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाएं और ज़्यादा कॉस्टली ना हो, तो कैंसर जैसी बीमारी को टैकल करने में और भी रिलेटेड बीमारियों को टैकल करने में ये काफ़ी अधिक आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा क्रक्स ही हमें जानना है क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है, तो हमें ये जो क्रक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बस इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखना है। आज इकोनॉमी का अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा आर्गूमेंट आया, मज़ा आ गया पढ़ने में भी। तो एक टॉपिक आपका है जीएस पेपर 1 के अंदर आप पढ़ते हो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ते हो। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इस ग्लोबलाइजेशन के ही कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जो है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और कैसे फिर इकोनॉमिक लेवल पे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो है, और चाइना ने भी इस चीज़ को कंसिडर किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो मैं चर्चा आपसे करूंगा। पहले इस पर कुछ डेटा देख लेते हैं, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में है। तो ये कुछ डेटा जब भी आप, क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आई थिंक इस साल भी मेंस में कोई प्रश्न था, तो देखो इकोनॉमी के भी जो टॉपिक्स होते हैं ना, तो जैसे आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये एरियाज और यहाँ से रिलेटेड आपके टॉपिक है। जैसे मान लो आपने स्टैटिक कहीं से भी पढ़ा हुआ है, तो वो तो देखो पढ़ना ही पड़ता है। जब स्टैटिक आपने पढ़ रखा है तो एक माइंडसेट बना रहता है। तो फिर आप देखोगे कई बार जो आपने स्टैटिक पढ़ा है उसमें भी कुछ एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वो एडवांस टॉपिक यही जो चर्चा है चलती रहती है 1.5-2 साल के अंदर, उन्हीं में से वो क्वेश्चन बनाते हैं। इस साल भी आप क्वेश्चन देखोगे तो वैसे ही क्वेश्चंस बनाए हैं और वो एडिटोरियल्स में आते रहते हैं, तो वो मतलब जो फॉलो करेगा वही अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर उसको लिख पाएगा। अब इसको देखो, ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका रिड्यूस हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो हाईली एजुकेटेड यूथ जो है वो फेस करता है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उसके पास वो एम्प्लॉयमेंट उसको मिले, ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है और ये एक स्ट्रक्चरल इशू भी बन जाता है। देखो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू क्या है कि जो कॉलेज में पढ़ाया, पहले तो देखो इतने सारे जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का एग्जांपल ले लो या सरकारी, देखो दोनों तरफ कैसा है। सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई टीचर सेलेक्ट होता है, अब उसमें भी क्या है, क्राइटेरियाज होते हैं 50 तरीके के, तो वहाँ भी उनकी लॉबीज़ बनी रहती हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की, वो इससे बिलोंग करता है, वो उससे बिलोंग करता है, फिर यूनिवर्सिटीज़ का पॉलिटिसाइजेशन अलग से चलता है, तो वो नेतागिरी भी चलती रहती है बहुत ज़्यादा, तो वो एक अलग एक टेंशन बना रहता है। तो सरकारी कुछ कॉलेजेस अगर आप छोड़ दो तो सरकारी जो हैं
है ना। मतलब जो टॉप क्लास है उनको तो छोड़ दो, क्योंकि वहाँ तो ऐसा इकोसिस्टम ही बनता है कि वहाँ चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर में क्या होगा कि टीचर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो सरकारी सिस्टम के अंदर कोई टीचर अगर सेलेक्ट होकर जाता है तो उसे कंपटीशन के माध्यम से जाता है, तो वो हज़ारों लाखों लड़कों से कम्पीट करके जाता है। तो देखो टैलेंट तो है ही, लेकिन उसमें अब फिर बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा या फिर टीचर ही पढ़ाने नहीं जाएंगे, कोई रेगुलेशन नहीं होता है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। प्राइवेट में आओ, प्राइवेट में जम के बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगेगा होटल में आए हो इस टाइप से। लेकिन जब टीचर देखोगे तो 25-30 हज़ार रुपये में टीचर्स को हायर कर लेते हैं। वहाँ से बीटेक किया, एमटेक किया, उन्हीं को बोल दिया तुम ही पढ़ा लो, इस टाइप से। तो टीचर की एक्सपर्टीज उनके नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर नहीं है। तो अब इंडस्ट्री को ज़रूरत कैसी है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। अब इन दोनों जगह से जो बच्चे निकलते हैं तो ज़्यादातर की स्थिति ऐसी होती है कि उनके पास स्किल ही नहीं होता है। अब जब स्किल नहीं होता है तो फिर क्या होगा, 10 दिन में आप MBA कर लो, इस टाइप की चीज़ें होंगी। 10 दिन 20 दिन में ये कर लो, 30 दिन में 10 लाख कमा लो, 1 साल में ये कर लो। क्योंकि इंसान इतना, जैसे कोई भी किसी कॉलेज में पढ़ेगा ना, तो कोई भी कॉलेज में अगर वो पढ़ेगा तो उसके घर में, घर का तो खर्चा होगा ही ना, मतलब 2-2.5-3 लाख 4 लाख रुपए तो पड़ेगा ही, लग जाएगा। अब उसकी भी, कोई भी है, उसकी भी जिम्मेदारी बच्चे की बन जाती है कि यार इतना खर्चा हुआ, कहीं ना कहीं से कमाई। तो उस चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसी जो एस्पिरेशन है उसका एक्सप्लॉइटेशन, कि आप इस चीज़ को कर लो और इससे आपको 10 लाख रुपए महीना मिलेगा, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, इस टाइप से आप करोड़पति बन जाओगे। और उसी एस्पिरेशन में हम फिर कुछ ही कार्य कहीं भी जुड़ जाते हैं या कुछ भी हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। अब अगर यही चीज़ किसी को बोलो कि मान लो किसी के पास स्किल है, कोई किसी एरिया में बहुत बढ़िया स्किल है, वो उसको आप बोलोगे भी ना कि तुम 20,000 का कोर्स ले लो, वो करेगा ही नहीं। वो उसको क्यों करना, उसके पास ऑलरेडी स्किल है, तो वो स्किल से पैसे कमाएगा। ज्वाइन कौन करेगा ऐसे चीज़ों को कि जहाँ शॉर्टकट रास्ता बनेगा, जहाँ पे मोटिवेशन से इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, वो क्यों, कहाँ होगा जहाँ पे स्किल बिल्कुल नहीं है। अब उनके पास एस्पिरेशन है बट स्किल नहीं है, तो शॉर्टकट दिखता है कि यार कोई जल्दी से स्किल दे के जॉब करवा दे, तो यहीं पे एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस बढ़ जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी बन जाता है कि ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर आप आज के समय में बड़े बड़े एडटेक की बात करो ना, तो एडटेक में जो फेलियर्स हो रहे हैं ना, वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इथिक्स को एकदम साइडलाइन कर दिया गया है। इथिक्स को साइडलाइन करने का मतलब हो जाता है कि जैसे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें, क्योंकि देखो जो भी वो नीचे वाले लोग जो हायर किए जाते हैं, जैसे मान लो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स मान लो उन्होंने कोर्स क्रिएट किया, बड़े बड़े एडटेक्स हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो लोग कोर्स क्रिएट करते हैं, अच्छा कोर्स भी रहता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी देखोगे तो अच्छा कोर्स भी करेंगे, यूट्यूब में भी मान लो अच्छा कंटेंट दे दिए। बट अब नीचे एक सेल्स की टीम बैठी होती है, वो क्या होती है, वो कहीं से MBA किए हैं, कहीं से कुछ किए हैं, उनको टारगेट मिल जाता है, बोले इतना बेचो हुआ, तो वो कुछ भी करके बेचेंगे वो। और वो फिर कई जगह पे वैसे कंपनीज पहुंच जाएंगी जहां पे पूरा इथिक्स खत्म हो जाता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी वाली बात है। अब किसी बच्चे को मान लो कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, विदाउट कंसिडरेशन वो चीज़ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि हमें क्या समझना है, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। हमें इसके प्रति अवेयरनेस जो है जरूर से होनी चाहिए, और हमें अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब हमें कहीं अच्छी चीज़ मिल रही है तो ज़रूर से जो है उस चीज़ को हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हमें समझना ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमें समझना है कि जहाँ इथिक्स नहीं होगी वहाँ सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। आप बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी हो ना, जैसे कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है, अगर वो इथिक्स से नहीं है तो उस पर सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, वो नीचे डाउनफॉल होना ही है। तो ये बड़े बड़ी बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं जो इनका डाउनफॉल एक हुआ है। रीज़न तो चलो बहुत 50 तरीके के हैं, लेकिन आप देखोगे छोटी छोटी कंपनीज जो राइज हो रही हैं एडटेक और उन सब में, तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, अच्छा कोर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, बच्चे भी उससे बहुत बेनिफिट हो रहे हैं। बट बड़ी बड़ी जो कंपनीज आप देखोगे, उनके स्टडी देखोगे, उनका सबका डाउनफॉल हो रहा है। वाई? बिकॉज लैक ऑफ इथिक्स, और वहाँ पे पूरा जो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट फोकस होता है, इथिकल एस्पेक्ट का पूरा डाइल्यूशन हो चुका है, और डेटा मैनिपुलेशन एंड ये सब फैक्टर बन जाते हैं। तो ये चीज़ देखनी जरूरी है। तो यूथ हमारा, उसको कैसे हम स्किल प्रोवाइड करें, जब उसके पास स्किल नहीं होगी तो उसके एस्पिरेशन को मीट करने को उसको शॉर्टकट चाहिए होगा। अब वो उस बीच में वो अनएम्प्लॉयड ही घूमता रहेगा, ये ज़रूरी है हमें समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हायर एजुकेशन में भी देखा जाए हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यंग ग्रेजुएट 18 से 29 साल में, उसमें भी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देखो एम्प्लॉयमेंट आपको कैसे मिलेगी। अब जैसे मैं अपनी बात करूं कि जैसे कोई छोटी सी चीज़ के लिए मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
उसके लिए मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि कोई आ जाए, मतलब कोई अपनी पढ़ाई करते करते अर्निंग कर सकता है, मतलब उस टाइप से। वो मिलता ही नहीं कोई, वो छोटा सा काम को भी, मतलब वो काम के लिए भी स्किल्ड लेवल लोग नहीं मिल पाते हैं। तो आप खुद सोचो कि मतलब स्किल की बहुत कमी है। अब वो स्किल एक्वायर भी कोई अगर करता है तो वो फिर वो जॉब में जाके वो स्किल एक्वायर करता है। इसी वजह से कल भी मैंने चर्चा एक की थी कि कंपनी सर्च करती हैं कि हमें स्किल्ड लोगों की चाहिए। अगर उसको स्किल्ड नहीं हो तो ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे वो। अगर उसको स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े तो अपने काम कंपनी नहीं रोकने वाली, तो सोचेंगे यार इतना कौन माथापच्ची करे, चलो ऑटोमेशन की तरफ चलते हैं। तो स्किल की लैक की वजह से ऑटोमेशन और ज़्यादा प्रिविलेंट हो जाएगा, और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बनेगा। ये चीज़ थोड़ा सा हमको देखना है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आर्गूमेंट आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखते हैं, अ न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत अच्छा है, बट इसमें देखो इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बट मैं जो आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ये लास्ट पैराग्राफ है। इसमें पूरा क्रक्स दिया हुआ है और हमारे काम का भी बहुत है, मतलब इतना अगर हम यहाँ समझें, ये जो पार्ट है इसमें इन्होंने बहुत अच्छा पूरा का पूरा क्रक्स दिया है और पूरा आर्गूमेंट इसके अंदर कवर्ड है। बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन जो है इसमें आपका किया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है ये एक तरीके से इस पार्ट को देखा जाए तो ये है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दिस पार्ट। ये पार्ट में ही बहुत अच्छे तरीके से आर्गूमेंट दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख लो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। इंक्लूसिव ग्रोथ आप देखोगे तो जीएस पेपर 3 में आपके सिलेबस में भी ये चीज़ मेंशन्ड है। तो इस पर डिस्कशन करता है। आज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छे 2-4 दिन से टॉपिक्स भी आपके आ रहे हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा आर्गूमेंट है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो पहला क्या है कि अब देखो इसमें कहा गया, अब दोनों चीज़ में समझना, जो हमने पहले आर्गूमेंट खत्म किया था ना वहीं से आर्टिकल शुरू हो रहा है। अब चाइना वाला केस अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, वही आर्गूमेंट फर्दर चला जाता है। अब तो ये आर्गूमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमिक्स में देखने को आपको मिलेगा। बात देखो क्या बढ़िया बोली गई है। कहा गया कि देखो हमें जैसे देखोगे कई बार बजट में, और हमारा भी डिस्कशन होता है जब बजट आता है, बोले एजुकेशन में कितना पैसा लग रहा है या हेल्थ में कितना पैसा लग रहा है, ये सब चीज़ें हम कहते हैं ना, स्किल में कितना पैसा लग रहा है, स्किल इन्हांसमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो कहा यह गया कि अगर हम बहुत ज़्यादा एजुकेशन और स्किल पे हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एजुकेशन और स्किल पर खर्चा करने के बाद भी अगर उनको बेनिफिट नहीं रहता और वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है। सपोज करो कि जिस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जिस तरीके का हम स्किल उनको दे रहे हैं, वो स्किल इंडस्ट्री के लिए मतलब उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। इंडस्ट्री को डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, पढ़ाया कुछ और जा रहा है। अभी मान लो एआई, डेटा एनालिटिक्स और ये सब की ज़रूरत है, आप पढ़ा रहे हो एमएस एक्सेल, तो वो क्या है, वो स्किल ही नहीं होगी। जब वो स्किल नहीं होगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे एजुकेशन और स्किल में आप अगर इन्वेस्ट कर भी दोगे कि भाई मैं एजुकेशन पे लगा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा। ये चीज़ एक अच्छा आर्गूमेंट है। मतलब अगर हमें क्या देखना है कि जो भी एजुकेशन स्किल्स के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएं और उसमें जो करिकुलम हो वो कुछ इस प्रकार से हो कि इंडस्ट्री के नीड को भी मीट करे। इवन गवर्नेंस के लिए जरूरी जो चीज़ें हैं उसके प्रति भी हमें अपने ह्यूमन स्किल को या यूथ को हम ट्रेन कर सकते हैं। फिर कहा गया रिचनेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन लोकल वेब विल क्रिएट मोर सस्टेनेबल ग्रोथ देन पॉलिसी टू पार्टिसिपेट इन लॉन्ग इंटरनेशनल सप्लाई चेन वेयर बैरियर्स आर राइजिंग। बहुत अल्टीमेट आर्गूमेंट है, बहुत अल्टीमेट आर्गूमेंट है। और इसी आर्गूमेंट को समझोगे तो अभी चाइना वाला केस हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उस पर आपको और समझ में आएगा। तो देखो एक आर्गूमेंट इसने ये पकड़ा कि जो है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एजुकेशन और स्किल पे, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट है, कि अगर क्या बेनिफिट होगा कि अगर सामने वाला पर्सन एम्प्लॉयड ही रह गया तो उसको क्या बेनिफिट है इस चीज़ का। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ कहा गया कि जो लोकल वेब क्रिएट हो रहा है, लोकल का मतलब कि हो गया कि लोकल इंडस्ट्री है, लोकल यूथ को आपने एम्प्लॉय किया, तो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो लोकल यूथ को इस प्रकार से स्किल प्रोवाइड कर रहे हो जो कि लोकल इंडस्ट्रीज़ के नीड को पूरा करे। लोकल इंडस्ट्रीज़ जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करेगा वो लोकल मार्केट में बेच सकता है, तो जितना बिकेगा उतना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा और उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जितना जनरेट होगा उतना ही आप जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अगर हम जो इन एजुकेशन या स्किल हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि जो इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड है सिर्फ उसी को ध्यान में रख के ही हम सबको, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स ही बना रहे हैं। अब सारे आईटी प्रोफेशनल तो नहीं हो सकते ना, लोकल लेवल पे अपनी डिमांड है, टूरिज्म में भी अपनी डिमांड है, टेक्सटाइल में अपनी डिमांड है, बहुत सारे डिफरेंट सेट स्किल्स हैं जो कि चाहिए, लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, लोकल है ना। तो यूथ को हमें
उसके प्रति अगर जो भी लोकल वेब को कंसिडर करते हुए, लोकल नीड्स को कंसिडर करते हुए और जो स्किल अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल आपका होगा, ये चीज़ आपकी कहेगी। सो यहाँ पे ये भी कहा गया कि इंडियन स्टेट मतलब सरकार के पास तो देखो फाइनेंशियल कैपेसिटी कम है। अब ऐसा नहीं कि उस सारी जिम्मेदारी सरकार लेके बैठी है, क्योंकि फिर अगर उसको सारी जिम्मेदारी होगी तो जम के टैक्स लगाएगी, ड्यूटीज़ लगाएगी, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिव्स उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा अगर हम ये सारी जिम्मेदारी दे दें उनको। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप सारी जिम्मेदारी, तो मिस स्पेंडिंग भी हो सकती है, मिस स्पेंडिंग भी एक फैक्टर है। सो ये भी है। फिर कहा गया कि अगर आप लोकल कैपेसिटी हम मान लो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट विल नॉट इंक्रीज द वेलबींग ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, क्योंकि देखो चीज़ें अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो रिक्वायर्ड ही नहीं है। एक तो ये है, जहाँ पे जो एक्सपोर्ट हमें कर रहा है और जिसके प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बेनिफिट तो उसका है ना सारा, उसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उसी के यहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं। हम तो इंपोर्ट करके अपनी नीड पूरी कर सकते हैं। अब हम कोई सऊदी अरेबिया तो नहीं है कि जहाँ पे हमें पैसा चाहिए तो कुआं खोद के पैसा आ रहा है, उनको और कोई मतलब नहीं, तो हर चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें तो अपनी यूथ को सस्टेन करना है ना, हमें तो ये देखना है कि उनको स्किल प्रोवाइड होना, और उसके लिए भी अगर आप हर चीज़ इंपोर्ट करोगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट होगा। सो FDI विल नॉट बूस्ट ग्रोथ इफ इट डज नॉट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट जोन। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं इंक्रीज हो, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो FDI जो है ग्रोथ को बूस्ट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी मेकर मस्ट री इमेजिन द पाथ फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ है, हम किस रास्ते को अपनाएंगे उस चीज़ को देखना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जैसे अभी एक अच्छा आर्गूमेंट हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, कल ही शायद था, कि अगर आपका GDP का ग्रोथ हो रहा है, GDP का ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। GDP मान लो कोई कंपनी है, अगर वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, फ्यूचर में वो 100 यूनिट प्रोड्यूस होने लगी, तो इसका मतलब अगर वो 10 गुना बढ़ रहा है उसका प्रोडक्शन, तो जरूरी नहीं उससे लेबर मार्केट भी बढ़ रहा है। हो सकता है वो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसने अपने आउटपुट को बढ़ा दिया या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। तो ये है कि अगर 10 यूनिट पहले मान लो 10 लोग प्रोड्यूस कर रहे थे और 100 यूनिट को हम सोच रहे हैं कि उन 100 लोग प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा ना हो कि हो सकता वही 10 लोग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका GDP तो बढ़ेगा, बट जरूरी नहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, इस आर्गूमेंट को समझना। तो यहाँ पे कहा गया कि हमें अपना जो ग्रोथ का पाथ है उसको थोड़ा सा री इमेजिन करना पड़ेगा, एंड बेसिक्स ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पर जाना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस आर्गूमेंट को, पहले वाले आर्गूमेंट में जाना, पहला वाला आर्गूमेंट यही तो कह रहा है कि अगर आपको इंक्लूसिव करना, जैसे अगर आप GDP आपका बढ़ रहा है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका GDP बढ़ रहा है। अगर GDP बढ़ रहा है, उसका बेनिफिट कुछ ही लोगों तक है, तो वो इंक्लूसिव नहीं है। अगर उसको इंक्लूसिव बनाना है तो जरूरी क्या है कि आपको उसके एजुकेशन और स्किल पे काम करना पड़ेगा, तभी वो ग्रोथ के बेनिफिट का फायदा उठा सकता है। अदरवाइज तो फिर कैसे बेनिफिट उठाएगा, वो एक चैलेंज है। सो ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, मतलब यहाँ पे ये भी है कि ग्लोबल इकोनॉमी भी उस तरीके से नहीं ग्रो कर रही जैसे हमें जो है ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि जैसे अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी करते हैं तो ग्लोबल डिमांड उन प्रोडक्ट की नहीं है, तो हमें अपना डोमेस्टिक डिमांड जनरेट करना पड़ेगा। अगर हमें डोमेस्टिक डिमांड जनरेट करना है तो हमें ये भी तो देखना है, लोगों की परचेजिंग पावर भी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक डायग्राम के साथ बताता हूँ। तो ये देखो, बहुत अच्छा एक नया एक आर्गूमेंट चल रहा है, और इसमें आपको इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, और साथ में आपको बहुत अच्छा पॉइंट जो है, मतलब इसमें देखना मेंस के भी इस एरिया में बहुत अच्छे प्रश्न अब बनेंगे, क्योंकि एक नया ट्रेंड इकोनॉमी के अंदर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझना। तो इसको देखते हैं क्या बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आप देखें इस चीज़ को थोड़ा समझने का कोशिश करें, इसको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है, तो ये हाँ देखो, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी मान लो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अब अगर सपोज करो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में लेबर की डिमांड जनरेट होगी, लेबर की डिमांड जनरेट होगी, और इस लेबर की डिमांड को मीट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब इस एम्प्लॉयमेंट को लाने के लिए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एजुकेशन और जो स्किल है वो प्रोवाइड आपका करना पड़ेगा। ठीक है, तभी चीज़ें क्या इंक्लूसिव होंगी। अब ये प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको या तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने देश में ही लेकर सकते हो, मतलब इंडिया के अंदर ही है ना, इंडियंस को ही बेच सकते हो।
अब यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल डिमांड रिड्यूस हो रही है। ग्लोबल जो डिमांड है, समझना इस आर्गुमेंट को, बहुत अल्टीमेट आर्गुमेंट है। ग्लोबल डिमांड आपकी रिड्यूस हो रही है, बट आप क्या कर रहे हो कि जो स्किल दे रहे हो, अगर जो ये आप स्किल दे रहे हो वो स्किल इस डिमांड के कंटेक्स्ट में दे रहे हो। डिमांड तो नहीं है, तो अगर आपको अपना आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ग्लोबल डिमांड के बेसिस में है, डिमांड ग्लोबल नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट को देश में ही बेचना है। इसका मतलब क्या है कि लोकल जो आपके मार्केट है उसको आपको एक्सप्लोर करना है। लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना तो लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्किल आप दोगे वो स्किल इस लोकल नीड को कंसीडर करते हुए चाहिए कि मान लो टेक्सटाइल में भी चाहिए, आर्टिशंस के लिए भी चाहिए, टूरिज्म के लिए भी चाहिए, इको टूरिज्म, मतलब बहुत सारे लेवल पे जो स्किल आप दोगे वो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए दोगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं होगा। आई होप ये थोड़ा कंटेक्स्ट आप समझने का कोशिश करना, थोड़ा पॉज करके सुनना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत अल्टीमेट आर्गूमेंट है ये, ठीक है, बहुत अल्टीमेट आर्गूमेंट है जो ये चीज़ जो है डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना। आई होप अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट आपको समझना। तो ये चाइना भी, अभी हम चाइना के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, चाइना भी इसी को ध्यान में रखते हुए अपने लेवल पे बदलाव भी काफ़ी हद तक जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया पॉलिसी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक मोर फॉर इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, अटैकर्स ऑफ मर्चेंट वेसल्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सून, जो इंडियन ऑनरेबल जो है डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है। अब रेड सी की कहानी आपने सुनी होगी, चलती आ रही बहुत समय से, बहुत सिंपल सी कहानी है। ये सब कुछ अगर आप देखोगे ना, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखो ये गाज़ा का हिस्सा है, इजराइल गाज़ा वाला हिस्सा है, ठीक है, ये है, ये कॉरिडोर है आपका, ठीक है, ये कॉरिडोर जो बन रहा है जिसका नाम IMEC है, ठीक है। ये अगर देखोगे यमन है, ये यमन है, यहाँ पे एक रिबेल ग्रुप है जिसका नाम हाउतीज़ है। हाउतीज़ क्या है, ईरान का है, मतलब ईरान के जो सपोर्टेड है, ये शियाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन यहाँ लोकेटेड है, ठीक है, चीज़ें कनेक्ट होना चाहिए। ये जो है रेड सी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, अगर आप इसको रूट को देखो तो ये रूट कैसे है, ये रूट इस तरीके से जाते हुए रेड सी से जाते हुए सुएज कनाल से जाते हुए मेडिटेरेनियन और यूरोप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे पहले युद्ध की स्थिति क्रिएट कर दी, अब यहाँ से क्या है नेगेटिव परसेप्शन इस रीजन पे जनरेट होगा। अब इनको मौका मिल गया, ईरान वालों को बोला कि यार ये इजराइल से रिलेटेड है, कोई भी शिप जाएगी उस पर हमला कर देते हाउतीज़, उनको जस्टिफिकेशन मिल गया। इससे कॉरिडोर डेवलप ही नहीं होगा। इस पूरे रीजन को कंट्रोल कौन करेगा, ईरान के माध्यम से चाइना और रशिया कंट्रोल करेंगे, चाइना और रशिया। अभी आप देखोगे कुछ समय अरे ये क्या हो गया, कुछ समय पहले ही अगर देखोगे तो कुछ समय पहले ही रशिया के प्रेसिडेंट, रशिया के जो मतलब व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने इस जगह को विजिट किया। व्लादिमीर जो पुतिन है उन्होंने विजिट किया। अब देखोगे जो भी स्थिति बन रही है उसमें अभी देखोगे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी मिलने गए हैं, रशिया से मिलने गए हैं, ठीक है। वो सारा इसी से रिलेटेड होगा कि ये जो अभी वेसल्स है कि भाई हमारा ऐसा तुम हमला करना शुरू कर दोगे तो दिक्कत है। रशिया जो क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, बोले देखो भारत वाले को मत टच करना, ठीक है। इस टाइप से कुछ डिस्कशन हो जाएगा। इंडिया तो बैलेंस बना के चलेगा ना, क्योंकि अगर मान लो इंडिया आती हुई शिप्स पे ऐसे हमला होने लगेगा तो हमारा तो ट्रेड ही पूरा इस रास्ते से काफ़ी है तो रुक जाएगा। इधर भी ईरान है, इधर पाकिस्तान है और ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और ये है ना। तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में ये देश का नाम क्या है। तो ये पूरा इस रेड सी में जो हमला करने की कोशिश की जा रही है वो कुछ इसी तरीके से, और जो ग्रुप है वो हाउतीज़ का है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये देख लो एरित्रिया, इथियोपिया, डिजिबाउटी, ये ज्योग्राफी देख लेना थोड़ा, रेड सी को कौन कौन से देश सराउंड करते हैं। ये बिल्कुल प्रश्न आपके लिए प्रीलिम्स में बन सकता है कि रेड सी को जैसे ये यमन है, सऊदी अरेबिया है, एरिट्रिया है, डिजिबाउटी है, तो कौन से देश सराउंड करते हैं, कौन से देश नहीं करते हैं, इस टाइप से प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो ये तैयार रहना, ठीक है। तो हाउतीज़ ने अभी रेड सी में अटैक भी किया है और इसके पीछे यही है। अगर आप ये जो यमन में लड़ाई भी चल रही है ना, वो ये भी यही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो ये देखो ये आपका गल्फ ऑफ एडन है और यहाँ पे स्ट्रेट है जिसका नाम बब अल मंदेब है, ये छोटा सा है यहाँ पे, और इसी पे कब्जा करने की कोशिश। तो यहाँ यमन पे हाउतीज़ सब कंट्रोल करके रखते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन है, ईरान हाउतीज़ के माध्यम से पूरा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये समझना। तो ये सारा डेवलपमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अब ये व्हाट डज चाइना 2024 इकोनॉमिक पॉलिसी लुक लाइक। अब जो हम आर्गुमेंट इकोनॉमी वाला लेकर चल रहे थे उसी को लेकर चलना, बट इसको भी इकोनॉमी में ही लिख लेना आप, ठीक है, इस टॉपिक को भी इकोनॉमी में लिखना। तो देखो यहाँ पे चाइनीज सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस CEWC, अब इसने भी क्या है कि
कि 2024 इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज किया जाए और उस पर फोकस किया। अब देखो यहाँ पे भी हमने भी सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता पे बात की है। सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता जो है अगर उस चीज़ को अगर आप समझो तो वो अब आज के समय में इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि एक इकोनॉमी को डिफरेंट इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, मतलब जब इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट और इंटरडिपेंडेंट होते वही ग्लोबलाइजेशन है। अब क्या है कि देश सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं। क्यों सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं? आपस में बन भी नहीं रही है और प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी है, थोड़ा एक दूसरे के प्रति थोड़ा चिढ़न भी है, ये आगे ना बढ़ जाए वो आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। वो एक है, पहले तो देखो पूरा वेस्ट और ये जो है पूरा हमें यूज़ करके डेवलप हो लिए, अब हमारी बारी जब आई है तो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी अपनाने लग गए हैं। तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना की भी जो ये फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस है उसमें हाईलाइट किया गया कि एक्सपोर्ट से डोमेस्टिक डिमांड की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्योंकि इनके मार्केट जो है दूसरी जगह वो उतना जनरेट नहीं हो रहा है, दूसरी जगह प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी है, नया मार्केट क्रिएट होने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए उन्हें डोमेस्टिक डिमांड, मतलब उन्हें प्रोडक्ट के लिए देश के अंदर ही डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग सेल्फ रिलायंस और ये सब बात करते हैं ना, और हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ये सब की बात करते हैं इन्हांस करने के लिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंस टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट में भी डिमांड जो है वो करना पड़ेगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, ये इन्होंने हाईलाइट भी किया है। और इसके लिए जो भी उनके ढांचे में परिवर्तन है उसको काफ़ी ज़रूरत मतलब उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डुअल सर्कुलेशन की बात की है। डुअल सर्कुलेशन मतलब यहाँ डुअल सर्कुलेशन का कंसेप्ट है एक्सपोर्ट आप कर रहे हो प्लस डोमेस्टिक डिमांड, मतलब आप एक्सटर्नल डिमांड और इंटरनल डिमांड, आपके देश के डिमांड को भी आप कर रहे हो और बाहर की डिमांड उसको भी देख रहे हो। पहले तो चाइना एक्सपोर्ट लेड थी ना, अब चाइना डोमेस्टिक डिमांड को भी फोकस कर रही है ज़्यादातर, और वो फोकस मतलब फिर जो एक्सपोर्ट है वो तो है ही। तो ये दोनों को अप्रोच को डुअल सर्कुलेशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसे क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, है ना, और देश पे ज़्यादा मतलब नुकसान ना हो, जो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी है उससे अपने आप को रिस्क से बचाना, डोमेस्टिक कंजम्पशन को और बढ़ाना, ठीक है। और फिर जो है मतलब डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़ लो, फिर थोड़ी बहुत जो इंटरनेशनल डिमांड है उसको मीट करके अपना जो है आगे बढ़ना, ये है। और इस चीज़ को जो ये नया फेस है, जो नया तरीका है, इसे न्यू पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नाम दिया गया है। तो यहाँ देखो ये शब्द आप याद रखो, एक तो ड्यूअल सर्कुलेशन और दूसरा न्यू पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट शब्द पे भी देखना है। तो ये बेसिकली जो न्यू पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट वो डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करना जो है वो चाहता है, प्लस साथ में आपका जो भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल डिमांड है उसको मीट करने की बात इसमें की गई है। हाई क्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को खाली नंबर तक नहीं सीमित रखा गया, समझना बात को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना। और क्योंकि आप जब डोमेस्टिक डिमांड में जाओगे तो आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई क्वालिटी बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका बेनिफिट सब तक रीच करे। और क्योंकि बाहर बेचोगे तो चलो कुछ भी बेच सकते हो, अपने देश में करना है तो आपको हाई क्वालिटी रखना पड़ेगा। आप इकोलॉजिकल देखो, उससे नुकसान ना हो, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि जो मतलब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है बेटर लाइफ के लिए, उसके नीड को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन देख लो, ड्यूअल सर्कुलेशन इज अ न्यू फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो 10 नंबर में लिखना। आकलन सीरीज़ का आप हिस्सा बन सकते हैं। एडवांस करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आज 50% ऑफ है, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस में टोटल 50 टेस्ट हैं। 11th टेस्ट शेड्यूल्ड है इस संडे को, 10 टेस्ट हो चुके हैं, उन 10 टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। आकलन सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो सौरभ पांडे CSE ऐप में, और ये टेस्ट सीरीज़ है पूरी की पूरी। प्लीज़ इसको गो थ्रू होना है। और मेंटरशिप प्रोग्राम जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, काफ़ी लोगों ने कर लिया है, तो मैं आप लोगों ने मुझे मेल भी भेज रहे हो, बट जिन्होंने नहीं भेजा है मुझे मेल भेजो। उस मेल के अंदर आप रिसिप्ट भेजना है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको रिसिप्ट मिलेगी एक, तो उसको करना है। और ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इस मेल में देख लो, ये मेल लिखा हुआ है, इस मेल पे भेजना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जिससे मैं एक इंडिविजुअल प्लान बना सकूँ। और ये ध्यान में रखना है, मेंटरशिप प्रोग्राम पूरे 6 महीने के लिए है। प्राइस जो रखा गया उसको आप पर मंथ प्राइस देखोगे 300-400 रुपये प्राइस आएगा, इतनी वैल्यू आप मेरी लगा सकते हो, 300-400 पर मंथ, ठीक है। और मैं आई विल बी योर मेंटर, इसमें आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। आपको हर मंडे को टारगेट मिलेगा, सैटरडे को रिव्यू मिलेगा, रिव्यू रहेगा हम लोग का एक उस टारगेट बेस्ड
सिंगल सोर्स को फॉलो करेंगे सब लोग और उसी पर आगे बढ़ेंगे सब लोग, ठीक है। तो मेहनत अगर करोगे तो एक डायरेक्शनलेस पढ़ाई आपकी नहीं होगी, एक डायरेक्शन के साथ प्रोसीड करेंगे तो प्रीलिम्स में जरूर से सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सोर्सेस और ये सब पूछा कहा, और इसमें हम सिंगल सोर्स हर चीज़ के लिए फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको सोर्सेस कि आप कोई ऑफ द टॉपिक और इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ो, इसके लिए देखना है, ठीक है। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप अपने आंसर पोस्ट करते रहें। अगर आप आकलन सीरीज़ का हिस्सा नहीं है तो पोस्ट करें, आंसर जरूर से लिखें और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में सेशन अटेंड करने के लिए। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 5 AM सीरीज़ को मिस नहीं करना। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।